बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल बिजनेस एंड चैप्टर नंबर 2 आपका जो है हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट पे बात की थी, हमने कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट पे बात की थी, इनको हमने डिफरेंशिएट किया था और हमने सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। ठीक है, तो इस हवाले से हम इस डिबेट को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। ठीक है, टुडे हमारा जो टॉपिक है वो डिफरेंट टर्म्स को हम स्टडी करेंगे, डेमोक्रेसी के हवाले से, टोटलिटेरियनिज्म के हवाले से, इकोनॉमिक सिस्टम के हवाले से, लीगल सिस्टम के हवाले से, और आज जो मॉडर्न डे में सोशलिज्म किस तरह से दिखाई देता है हमें। ठीक है, क्या उसका एक व्यू है, क्या लुक है उसकी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इंडिविजुअलिज्म की बात करेंगे हम। ठीक है, तो कम्युनिज्म, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कम्युनिज्म और टोटलिटेरियनिज्म, यानी कि जिसे हम कैपिटलिज्म की तरफ भी कह सकते हैं, वो एक उसी का हिस्सा है, वही चीज़ है। हमने इन पे डिबेट की थी। कम्युनिज्म को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कम्युनिज्म के बेसिकली दो एस्पेक्ट्स अगर हम देखें, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है और एक आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। ठीक है, तो कम्युनिज्म कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसमें ये होता है कि कम्युनिटी के पास जो है वो कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का सारा, यानी मुल्क में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो भी कम्युनिटी के अंडर होते हैं। ठीक है, और जो मुल्क में निज़ाम चल रहा होता है, जो मैनेजमेंट होती है, जो हुकूमत होती है, वो भी मतलब जो है एक कम्युनिटी जो है सारी की सारी उसको कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, तो कम्युनिटी के पास सारा का सारा कंट्रोल होता है। जैसे कि चाइना की मिसाल दी थी, वहाँ पे एक ही रूलिंग पार्टी है, कम्युनिस्ट। ठीक है, वही पूरे मुल्क को चला रही है। और अगर हम इसका जो है वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखें, तो वहाँ पे ये होता है जी, वहाँ पे आप जो है मार्केट्स आपकी फ्री नहीं होती। ठीक है, सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम्युनिटी के पास होते हैं। ठीक है, हुकूमत के पास होते हैं, और फ्रीली आप जो है वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं कर सकते। वहाँ पे हर एक के साथ इक्वल जो है वो सलूक किया जाता है, कोई अमीर गरीब का ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ये था कम्युनिज्म के दो कॉन्सेप्ट। इसी तरह से हम बात करते जी, एक हमने कैपिटलिज्म को स्टडी किया था, उसके भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट होते हैं। जैसे कि कैपिटलिज्म पाकिस्तान में भी इस टाइम राइज है, बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में राइज है कैपिटलिज्म का निज़ाम। तो कैपिटलिज्म का निज़ाम जो सरमायादाराना निज़ाम है वो क्या है, उसके अगर हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें तो वहाँ पे हुकूमत जो है वो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं अवाम के। ठीक है, यानी कि इलेक्शंस के थ्रू जो है वो जमहूरी निज़ाम के थ्रू जो है हुकूमत बनती है। ये उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। और इकोनॉमिक एस्पेक्ट की अगर हम बात करें कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर रहते हुए, तो वहाँ पे जो है मार्केट्स फ्री होती हैं। हर कोई मतलब अगर कारोबार करना चाहता है तो अपनी मर्जी से कारोबार कर सकता है। जो फैक्टर प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज कह लें आप, तो ये सारे के सारे कम्युनिटी के कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि एक आम बंदा भी जो है इनको इस्तेमाल करके अपना बिजनेस जो है वो, अपना एम्पायर जो है वो खड़ा कर सकता है। ठीक है, तो ये था जी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था। अगली बात करते हैं जी, सोशलिज्म किस तरह से आज जो हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, सोशल डेमोक्रेट्स बेसिकली क्या होता है जी, सोशलिज्म इज अचीव थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। कहते हैं सोशलिज्म भी बेसिकली, मैंने जैसे आपको बताया था कल कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म में थोड़ा फ़र्क है। बेसिकली ये एक ही चीज़ है, इसमें थोड़ा फ़र्क है। बेसिकली हम इसको मिक्स कह सकते हैं कि इसमें जो है ना कुछ निज़ाम जो है वो कम्युनिज्म वाला भी पाया जाता है और कुछ निज़ाम कैपिटलिज्म वाला भी पाया जाता है, यानी कि इसमें थोड़ी-सी लिवरेज होती है। मैंने आपको जैसे मिसाल दी थी कि एक अगर जागीरदार है, उसके पास 100 एकड़ ज़मीन है। ठीक है, तो हम जो है उससे कहें कि भई 10 एकड़ ज़मीन जो है तुम अपने पास रखो, बाकी 90 एकड़ ज़मीन हमें दे दो। और वहाँ पे 90 एकड़ ज़मीन पर जो मज़दूर काम कर रहे हैं, और उस 90 एकड़ ज़मीन से जितनी प्रोडक्शन आएगी वो उन्हीं मज़दूरों में तक़सीम कर दी जाएगी, लेकिन 10 एकड़ ज़मीन वो तुम्हारी होगी, उसमें किसी का शेयर नहीं होगा। यानी कि हमने उस जागीरदार की जो एक मतलब सुपरमेसी थी उसको भी थोड़ा कायम रखा, और हमने जो है उसकी बाकी रिसोर्स को कंट्रोल करके जो है वो वहाँ पे कम्युनिज्म का निज़ाम भी राइज कर दिया। तो सोशलिज्म भी बेसिकली यही है, यहाँ पे हम मार्केट्स को फ्री करते हैं लेकिन फुली फ्री नहीं करते। ठीक है, हम फुली मतलब जो है जागीरदाराना निज़ाम जो है वो, सरमायादाराना निज़ाम जो है उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं करते, कुछ बाकी रखते हैं। तो retreating as many countries move toward the free market economies, फ्री मार्केट इकोनॉमीज की तरफ मूव कर रही हैं मुल्क जो हैं,
उसके बाद स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैव बीन प्राइवेटाइज्ड, जो आपके मुल्क में जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, उनको भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से ये सोशल डेमोक्रेट्स की तरफ जो है वो इस तरह से अचीव किया जा सकता है कि अगर हम मार्केट्स को फ्री कर दें, इकोनॉमीज़ को फ्री कर दें, और अपनी जो स्टेट ऑन जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी सारे इदारे, उनको अगर हम प्राइवेटाइज करना शुरू कर दें और मार्केट्स को फ्री कर दें, ठीक है, हर बंदे को जो है हम मतलब वहाँ पे इक्वल जो है स्टेटस देना शुरू कर दें, तो इस तरह से सोशल डेमोक्रेट्स जो एक कॉन्सेप्ट है, इस तरह सोशल डेमोक्रेसी हासिल की जा सकती है डेमोक्रेटिक मीन्स के ज़रिए से। ये आज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आज का जो है इस तरह से सोशलिज्म आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, आज के कॉन्सेप्ट के हवाले से उसने बात की है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है व्हाट इज इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, इसको भी आप काफ़ी हद तक जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इंडिविजुअलिज्म बेसिकली यहाँ पे जो फोकस होता है वो इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर होता है, यानी कि इंडिविजुअल एक आम बंदे की जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो भी, और पॉलिटिकल फ्रीडम के ऊपर भी हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि रेफर्स टू फिलोसफी that an individual should have freedom in his own economic and political pursuit, यानी कि वो सियासी तौर पे भी आपने फ्री कर दिया, और इकोनॉमिकली जो भी है आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उस तरफ से भी आपने एक आम बंदे को फ्री कर दिया कि वो सियासत में भी अगर हिस्सा लेना चाहता है तो गवर्नमेंट में जो है वो मतलब उम्मीदवार बन के सामने आ सकता है, ठीक है, इलेक्शन लड़ सकता है, और दूसरी तरफ जो अपना बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, यानी कि आपने पॉलिटिकली भी आवाम को फ्री कर दिया इंडिविजुअल को, और आपने इकोनॉमिकली भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो स्टार्ट कर सकता है, आपने वहाँ भी है वो अलाउ कर दिया, ठीक है। कहते हैं कैन बी ट्रेस्ड टू ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल 384 टू 322 बीसी बिफोर क्रिस्ट की बात की जा रही है कि इसने जो है ये फिलॉसफी दी है वो ट्रेस की थी, बताई थी। वो आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल डाइवर्सिटी एंड प्राइवेट ऑनरशिप आर डिजायरेबल, ठीक है, कहता है जी इसने कहा था कि इंडिविजुअल की डाइवर्सिटी, ठीक है, और प्राइवेट ऑनरशिप जो है वो डिजायरेबल है, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर रहते हुए इसने ये कहा था कि यहाँ पे इंडिविजुअल को आपने फ्री करना, इकोनॉमिकली भी फ्री करें और आप इसको पॉलिटिकली भी फ्री करें, यानी कि आपने डाइवर्सिटी को मेंटेन करना, फैलाओ, ठीक है, सब में रिसोर्सेज को फैला दिया जाए, और जो है आपके आपकी जो हुकूमत है उसको भी आप जो है सब के लिए फ्री कर दें, मतलब एक ख़ास पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी न रहे, ठीक है, सबको मौका मिलना चाहिए, और प्राइवेट ऑनरशिप जो है प्राइवेट लोग अपने कारोबार को स्टार्ट करें, ठीक है, वहाँ बिजनेस करें और अपने रेवेन्यूज़ को अर्न करें, तो ये दोनों चीज़ें इसमें होनी चाहिए, इंडिविजुअल डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए, मतलब एक ही बंदे के पास सारा कंट्रोल ना हो, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, बहुत सारे लोग जो है चीज़ों को कंट्रोल करने वाले हों, बहुत सारे लोग जो है चीज़ों को हैंडल करने वाले हों, ठीक है, तो सबको यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। उसके बाद इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर रूल्स ऑन विच सोसाइटी शुड बी बेस्ड, कहता जी सोसाइटी की जो बेस है ना वो इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर होनी चाहिए, कि इंडिविजुअल जो है आपका एक आम बंदा जो है वो पॉलिटिकली भी सियासी तौर पर भी फ्री हो, इलेक्शंस में अगर हिस्सा लेना चाहता, उम्मीदवार बनना चाहता वहां भी बने, और अगर अपना वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है इकोनॉमिकली भी वो बंदा फ्री हो, तो इस तरह से आपकी इन इन कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी जो सोसाइटी है वो बेस करनी चाहिए। नेक्स्ट बात है जी इम्प्लाइज डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड फ्री मार्केट इकोनॉमीज, कहते हैं जी कि आप जो है यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमीज का जो सिस्टम है वो राइज करेंगे, यानी कि मार्केट जो है आपकी फ्री हो जाए, यहाँ पे जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो फ्रीली यूज किए जा सके, इंडिविजुअल जो है अगर कोई इसको यूज करना चाहता है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज को, तो वो उसको यूज कर सके, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है। पॉलिटिकल भी आपका सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक हो, जमहूरी निज़ाम हो, अवाम की राय से जो है लोग इलेक्ट हो, ठीक है, एक खास किस्म की पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी ना रहे जैसा कि चाइना में है। नेक्स्ट बात करते हैं डेमोक्रेसी, जो कंसेप्ट हम बार बार बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी बेसिकली एक जमहूरी निज़ाम है जिसमें हम लोगों को मतलब सेलेक्ट करते हैं कि वो हुकूमत चलाएं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव बने, और अवाम इसके लिए जो है वो राय देती है अपनी, ठीक है, कि उन्होंने किस बंदे को सेलेक्ट किया, जैसे कि आपके हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, अवाम की राय के साथ जो है MPs MNA सेलेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि रेफर्स टू पॉलिटिकल सिस्टम इन विच गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो आम लोगों से है, एक्सरसाइज आइदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, तो इनको जो है अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों को आपने हुकूमत में लेके आना है,
ठीक है, जिनको अवाम राय देगी कि इनको हमने लेके, जिनके हवाले से अवाम वोट देगी, उनको आपने इलेक्ट करना और वही लोग हुकूमत चलाएंगे। इस निज़ाम को हम जमहूरी निज़ाम कहते हैं, जिसमें अवाम की राय दही से एक नुमाइंदा मुंतखब किया जाता है और फिर वह हुकूमत में आके मामला को संभाल रहा होता है। ठीक है, यूजली एसोसिएटेड विद इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, ये भी इंडिविजुअलिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है कि यहाँ भी हमने जो है इंडिविजुअल को फ्री कर दिया है कि वो मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में भी अपना कदम जमा सकता है। प्योर डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन बिलीव दैट सिटीजन शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो प्योर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि इक्वल राइट्स दिए जाएं। आप जो है अवाम की राय को जो है वो मुकद्दम रखें, अवाम की राय को जो है फोकस करें, उसको इम्पोर्टेंस दें। यहाँ पे कहता है जी प्योर डेमोक्रेसी जो है ना, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में आम अवाम भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, एक आम शहरी जो है ना, उसकी राय भी ली जाए कि किस बंदे को मुंतखब करना है, किस बंदे को मुंतखब नहीं करना। तो यहाँ पे आम आवाम जो है ना, वो भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती है, वो भी डिसीजन मेकिंग में अपनी शमूलियत इख्तियार करती है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है अपनी राय देकर हर बंदा अपनी राय देता है, उसके मुताबिक जहाँ ज़्यादा वोट होते हैं उस बंदे को फिर सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये प्योर डेमोक्रेसी जहाँ पे सबको जो है अपनी राय देने का हक है, सबको डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेने का इख्तियार हासिल है। उसके बाद मोस्ट मॉडर्न डेमोक्रेट स्टेट्स प्रैक्टिस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर सिटीजन periodically elect individual to represent them। ठीक है, कहता जी आज अगर हम बात करते हैं ना मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स की, ठीक है, जो मतलब जदीद दौर की जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, वहाँ पे क्या होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जहाँ पे सिटीजन जो है वो जो शहरी हैं वो periodically जो है वो अपने इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करते हैं। अवाम के अवाम में से अवाम जो है अपने में से ही मुंतखब नुमाइंदों को जो है वो हुकूमत में आने का मौका देती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉडर्न आजकल जो स्टेट्स हैं वो इसी चीज़ को फॉलो कर रही है कि वहाँ पे अवाम जो है हर, जैसे कि पाकिस्तान में हर 5 साल बाद, इस तरह से दूसरे कंट्रीज़ का भी सिस्टम है कि एक पीरियड के बाद जो है दोबारा से ये सिस्टम रिपीट होता है। ठीक है, और अवाम दोबारा से राय देती है और दोबारा से जो है लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव को वो जो है हुकूमत में मामलात को संभालने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक जो मॉडर्न स्टेट्स है उनका भी यही जो है अमल है जो चल रहा है। उसके बाद इसके ऑपोजिट क्या होता है, डेमोक्रेसी के ऑपोजिट होता है बेटा टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म जो अपने लफ्ज से ही जाहिर है, बेसिकली ये वन पार्टी वन पर्सन को जो है फोकस कर रहा है। टोटल यानी कि टोटल अथॉरिटी, टोटल जो इख्तियार है, टोटल मामला संभालने का जो यहाँ पे राइट होता है वो सिर्फ एक पर्सन के पास होता है, जिसे हम डिक्टेटरशिप भी दूसरे सेंस में कह सकते हैं, या एक पॉलिटिकल पार्टी के पास होता है। जैसे चाइना में एक पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी है कम्युनिस्ट, ठीक है, वही चाइना को चला रही है। तो ये कम्युनिज्म का निज़ाम है वहाँ के ऊपर, वहाँ पर जो है। तो यहाँ पे भी इस तरह से टोटल टेररिज्म भी वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक बंदा होगा, ठीक है, जमहूरी निज़ाम नहीं होगा, जो एक बंदा या एक पार्टी होगी जो एब्सोल्यूट कंट्रोल रखती होगी तमाम चीज़ों पर। ठीक है, वो ऑल स्फीयर ऑफ ह्यूमन लाइफ की बात कर लें, ठीक है, ज़िंदगी के तमाम ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट्स की बात कर लें, या फिर हम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से बात कर लें, तो तमाम दोनों एस्पेक्ट के हवाले से बात करें, तमाम बातों में जो है उसका इख्तियार होगा, उसका ओवरऑल कंट्रोल होगा। ठीक होगी बात। नेक्स्ट इसमें जो है हमारे पास इसकी कुछ एग्ज़ाम है, टोटल टेररिज्म की कुछ एग्ज़ाम है, जिसमें हमने इस कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया है कि इसमें एक बंदा या एक पार्टी होगी जिसके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, या पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से हम बात कर लें तो वहाँ भी उसके पास जो है वो प्रॉपर राइट्स होंगे। ठीक है, तो उसको हटा के कोई दूसरा नहीं आ सकेगा। अब इसकी कुछ इकसाम है, कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले जी कम्युनिस्ट टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, फाउंड इन स्टेट्स वेयर कम्युनिस्ट पार्टी मोनोपलाइज पावर। ये जो सिस्टम है ये उन कंट्रीज़ में, उन ममालिक में देखने को मिलता है जहाँ पे कोई कम्युनिस्ट पार्टी है और उसने जो है अपनी मोनोपली कायम की, इजारादारी कायम की हुई है पावर के हवाले से, उसकी सारी की सारी पावर, जैसे कि हम चाइना की मिसाल ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद थियोक्रेटिक टोटलिटेरियनिज्म है। इसमें क्या होता है जी, फाउंड इन स्टेट्स वेयर पॉलिटिकल पावर इज मोनोपलाइज्ड बाय पार्टी ग्रुप और इंडिविजुअल दैट गवर्न्स अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये जो थियोक्रेटिक की बात हम कर रहे हैं, ये ऐसे ममालिक जहाँ पे, अब टोटल टेररिज्म में कॉन्सेप्ट वही है, एक ही बंदा एक ही पार्टी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या आ गया
यहाँ पे जो एक ही बंदा, जो एक ही पार्टी है दूसरे स्टेप में, वो बेसिकली रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए वहाँ पे जो है हुकूमत कायम की हुई उन्होंने, ठीक है। तो अगर रिलीजियस प्रिंसिपल्स की बात कर दें, अगर एक बंदा या एक पार्टी जो है वो रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जो है वो हुकूमत चला रहा है, ठीक है, उसका ओवरऑल एब्सोल्यूट कंट्रोल है हर चीज़ के ऊपर, तो ऐसी जो टोटलिटेरिज्म है वो उसको हम थ्योक्रेटिक कह देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें जी किसी इलाके के हवाले से या कबीले के हवाले से, ट्राइब के हवाले से, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ट्राइबल टोटलिटेरियनिज्म। ये बेसिकली ऐसे रियासतें, ऐसे ममालिक जहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी का जो इंटरेस्ट होता है वो एक ख़ास ट्राइब के साथ होता है, ख़ास कबीले के साथ होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्राइब मोनोप्लाइज पावर, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब एक पार्टी रूल कर रही है, ठीक है, तो उसका ताल्लुक खास कबीले से होता है, वो खास कबीले का ही इंटरेस्ट होता है, उस कबीले को जो फोकस करते हुए जो है पावर में आती है और उसी के इंटरेस्ट में वो काम कर रही होती है, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे ट्राइबल, यानी कि एक कबीले के हवाले से, कबीले के मामला को देख रही, कबीले को सबसे फर्स्ट पे रख रही है, कबीले को प्रायोरिटी दे रही है, अपने ट्राइब के हवाले से काम कर रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि एक कबीले के हवाले से टोटलिटेरियनिज्म है, ट्राइबल टोटलिटेरियनिज्म है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ों को नहीं देखा जा रहा है, उस कबीले को सबसे फर्स्ट पे रखा जा रहा है, वो जिस कबीले से है। तो जहाँ पे जिन ममालिक में, जिन रियासतों में कबीलों का निज़ाम है, ठीक है, वहाँ पे कोई कबीला जो है वो अगर टॉप पे आ जाता है और वो रूल करना शुरू कर देता है तमाम कबीलों में, ठीक है, तो उस हवाले से ये एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद राइट विंग टोटलिटेरियनिज्म क्या होती है? परमिट्स सम इंडिविजुअल इकोनॉमिक फ्रीडम बट रेस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल पॉलिटिकल फ्रीडम। अगर ऐसा निज़ाम हो कि जहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम तो हो लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम ना हो, यानी कि टोटलिटेरियनिज्म का निज़ाम जो है वो यही है ना कि इसमें एक बंदा होगा या एक पार्टी होगी जो रूल कर रही होगी, ठीक है। लेकिन इसकी चौथी टाइप क्या कह रही है कि इसमें पॉलिटिकली तो हमने ऐसा कह दिया कि एक बंदा होगा, एक बंदा या एक पार्टी होगी जो रूल कर रही होगी, लेकिन अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब फ्रीडम तो है, इकोनॉमिकली फ्रीडम है, लेकिन जो इंडिविजुअल पॉलिटिकल फ्रीडम है वहाँ पे वो नहीं है। यानी कि इसको हम अगर अदर वर्ड्स में डिफाइन करें कि अगर आपको बिजनेस करना चाहते हैं, एक बंदा अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए उसको तो फ्रीडम है, लेकिन अगर एक बंदा कोई हुकूमत में आना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए उसको कोई फ्रीडम नहीं है। वहाँ पे एक ही पार्टी होती है, एक ही पर्सन होता है जो कि तमाम हुकूमत को चला रहा होता है, रूल कर रहा होता है, ठीक है। रूलिंग पार्टी एक ही होगी, लेकिन लोगों को ये इजाज़त होगी कि वो अपने इकोनॉमिकली जो है उनको फ्रीडम हासिल है, आज़ादी हासिल है कि वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपने बिजनेस को चला सकते हैं, अपने फैक्टर प्रोडक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं और रेवेन्यूज़ को अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी चौथी टाइप थी, तो 4 टाइप्स हमने पढ़ी हैं इस टोटलिटेरियनिज़्म निज़ाम की। इसमें कम्युनिस्ट थे, ठीक है, और उसके बाद हमने थ्योक्रेटिक जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए रूलिंग पार्टी काम कर रही होती है। उसके बाद ट्राइबल जो मतलब किसी कबीले के हवाले से, कबीले के इंटरेस्ट को सामने रख के जो है वो तमाम इलाके पर जो है वो रूल कर रही होती है। उसके अलावा एक लास्ट पढ़ी हमने राइट विंग है, जो कि जहाँ पे पॉलिटिकली सियासी तौर पे लोगों को मतलब जो है वो फ्रीडम नहीं होती, बल्कि इकोनॉमिकली जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को फ्रीडम होती है। तो ये जो इसकी जो 4 जो है वो टाइप्स थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम से क्या मुराद है? व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम? इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली जो होता है आपका जो बिज़नेस के हवाले से हम जो बात कर रहे हैं ना, उसके हवाले से यहाँ पे बात की जाएगी। इसकी बेसिकली आपके पास 3 टाइप्स होती हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले जी होता है आपकी मार्केट इकोनॉमीज़, और उसके बाद कमांड इकोनॉमीज़ होती हैं, उसके बाद आपकी जो मिक्स्ड इकोनॉमीज़ होती हैं, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मार्केट इकोनॉमी से मुराद क्या है कि ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज आर प्राइवेटली ऑन्ड, यानी कि एक आम बंदा, एक प्राइवेट बंदा जो है वो फैक्ट्री प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके अपना बिजनेस कर रहा है और रेवेन्यूज को अर्न कर रहा है, ठीक है। लोगों में कंपटीशन है, ठीक है, मतलब एक बंदा अब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, फिर दूसरे बंदे ने स्टार्ट कर लिया, फिर तीसरे बंदे ने स्टार्ट कर लिया, सबको इकोनॉमिकली फ्रीडम है और तमाम लोगों में आपस में कंपटीशन है, ठीक है। इस तरह से प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेहतर होती है और कंपटीशन भी बढ़ता है और कॉस्ट भी जो है प्रोडक्ट की वो कम होती है कंपटीशन की वजह से, ठीक। तो ऐसी मार्केट्स जहाँ पे लोगों को फ्रीडम हो इकोनॉमिकली, वो अपने बिजनेस कर सकते हो, अदारे जो है वो प्राइवेटली ऑन हो, ठीक है, उसको, उस मार्केट को हम मार्केट इकोनॉमीज कहेंगे। उसके बाद कमांड इकोनॉमीज, कमांड इकोनॉमी से मुराद क्या होता है? यहाँ पे गवर्नमेंट प्लान करती है गुड्स और सर्विस बनाने के हवाले से, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है और क्या प्राइस सेट करनी है, ठीक है, किस में हमने सेल करना है, कितनी सेल करनी है, ये सारा निज़ाम गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है।
तमाम जो बिजनेस स्टेट्स होती हैं वो मतलब बिजनेस के इदारे जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं और रिसोर्सेज भी बिजनेस के जो हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट के पास ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो है क्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती और प्रोडक्ट की जो वैरायटी है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है और इस तरह से जो है प्राइसेस भी वो तमाम लोगों के लिए एक जैसी ही रहती हैं, ठीक है। तो इन दोनों का होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मार्केट इकोनॉमी इसमें जो है वो आम बंदे जो है प्राइवेट बंदों के पास बिजनेस करने का इख्तियार होता है, लेकिन कमांड इकोनॉमी इसमें जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही जो है वो मतलब बिजनेस कर सकती है, एक आम बंदा जो है बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम कह दें कि मार्केट इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, ठीक है। और कमांड इकोनॉमी जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ कर सकती है, गवर्नमेंट के पास इख्तियार है बिजनेस करने का, चीज़ें बनाने का, ठीक है, फैक्टर प्रोडक्शन को इस्तेमाल करने का। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कम्युनिज्म से जो है वो निकला हुआ है, ठीक है। कंपाउंड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, ठीक है, उससे मिलता जुलता है। नेक्स्ट जो उसका थर्ड है वो मिक्स इकोनॉमीज, ठीक है। अपने नाम से जाहिर है कि यहाँ पे आप जो है गवर्नमेंट, अब इसमें क्या होता है जी, गवर्नमेंट कुछ इदारे जो कि नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा ताल्लुक रखते हैं, ऐसे इदारे जिनका नेशनल सिक्योरिटी में बड़ा किरदार होता है, तो ऐसे इदारे जो है वो गवर्नमेंट अपने पास रखती है, अपनी सिक्योरिटी में, अपनी सुपरविजन में रखती है। और ऐसे इदारे जिनका नेशनल सिक्योरिटी से कोई खास ताल्लुक नहीं होता, उसको प्राइवेट लोग अच्छे तरीके से मतलब उसको हैंडल कर सकते हैं, तो कुछ इदारों को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। यानी कि लोगों के पास कुछ कुछ हद तक जो मार्केट फ्री होती है और कुछ हद तक मार्केट जो है उसमें रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। ना तो टोटल फ्री होती मार्केट और ना ही टोटल मार्केट में जो है वो रेस्ट्रिक्शन होती है, ना ही पूरी की पूरी ये मार्केट इकोनॉमी है और ना ही पूरी की पूरी ये कमांड इकोनॉमी। यानी कि कुछ इदारे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होगी जो कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। और बाकी इदारे जो है वो प्राइवेट लोग जो है उसको ऑन करेंगे, उसको जो है वो कंट्रोल करेंगे, उसका निज़ाम चलाएंगे, ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमी को जहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट मिक्सचर हो, ठीक है, कंट्रोल के हवाले से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हवाले से, तो ऐसी इकोनॉमी को हम जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमीज कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा लीगल सिस्टम आता है कि लीगल सिस्टम बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले लीगल सिस्टम को पढ़ेंगे और फिर तीन इसकी टाइप्स हैं, कॉमन लॉ होता है, सिविक लॉ होता है, थियोक्रेटिक लॉ होता है, ठीक है। लीगल सिस्टम जैसे कि आपको पता है बेसिकली एक सिस्टम है कंट्री में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का, ठीक है। कुछ रूल्स कंट्री बनाती है ताकि जो है वायलेशंस को रोका जा सके। लॉ क्यों बनाया जाता है? लॉ इसलिए बनाया जाता है कि मुख्तलिफ किस्म की जो मार्केट में जो है या कंट्री के अंदर जो खराबियां हैं उनको दूर किया जा सके, ठीक है। मुख्तलिफ लोग जो जराइम करते हैं, जो मतलब गलत काम करते हैं, उनको जो है उससे रोका जा सके और दूसरे लोगों के लिए जो है वो एक मिसाल बन जाए, दूसरे लोग वही बुरा काम करने की कोशिश ना करें। तो लीगल सिस्टम ऑफ कंट्री रेफर्स टू द रूल्स दैट रेगुलेट बिहेवियर अलॉन्ग विद द प्रोसेसेस, ठीक है। रूल्स होते हैं जो कि रेगुलेट कर रहे होते हैं बिहेवियर को, लोगों के बिहेवियर्स को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि एक बंदा चोरी ना करे, उसका बिहेवियर है ना चोरी करना, उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप रूल बना दिए कि जो बंदा चोरी करेगा उसका इस्लाम के मुताबिक हाथ काट दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप ये रूल्स इसलिए बना रहे हैं ताकि आप बिहेवियर्स जो हैं लोगों के उनको आप कंट्रोल कर सकें, ठीक है, रेगुलेट कर सकें, along with the processes by which the laws are enforced and through which redress for grievance is obtained, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की शिकायत आती है, ग्रीवेंसेस बोलते हैं शिकायत को, ठीक है। रिड्रेस बोलते हैं जी आपने उन शिकायत को दूर करना है, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो बिहेवियर्स को कंट्रोल करने के हवाले से, प्रोसेसेस को जो है वो मेंटेन करने के हवाले से, इन्फोर्स करने के हवाले से मुख्तलिफ लॉज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप जो है मुख्तलिफ किस्म की शिकायत को आप दूर कर सकते हैं। एक बंदा आगे शिकायत करता है भाई मेरे घर में चोरी हो गई है या मेरे घर में डकैती हो गई है, ठीक है, या रास्ते में जाते किसी ने जो है मुझे गन पॉइंट में मुझसे चीज़ें छीन ली हैं, ठीक है, मेरा इंपॉर्टेंट डाटा या पैसे ले लिए हैं, तो ये एक किस्म की शिकायत है, ठीक है। इस शिकायत को दूर करना है, रीड्रेस करना है, रीड्रेस करने के लिए आपने कुछ लॉज बनाए हुए, ठीक है। फिर आप इन्वेस्टिगेशन होती है, उस बंदे को पकड़ा जाता है और लॉ के मुताबिक जो उसकी सज़ा बनती है, ठीक है, तो उसके बिहेवियर को सेट करने के लिए आप उसको वो सज़ा वो इन्फोर्स करते हैं वहाँ, ठीक है। जो भी प्रोसेस होता है उसको इन्फोर्स किया जाता है ताकि वो जो है इस जो शिकायत थी उसको दूर किया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो है तीन तरह के आपकी एग्जाम, तीन तरह के लॉ होते हैं आपके। कॉमन लॉ, कॉमन लॉ बेसिकली होता है जो आपका पहले से चल रहा है बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस, आपकी रवायात के ऊपर, आपके प्रेसिडेंट्स के ऊपर, ठीक है। या जो पिछले नमूने आपके सामने थे, मिसाल थी, उसके हवाले से बेस कर रहा होता है। या फिर हम बात करते हैं कस्टम के हवाले से बात कर रहा हूँ, यानी कि पिछले जो तौर तरीके थे, या पिछले नमूने मिसालें थी या पिछली ट्रेडिशंस थी, उनके हवाले से जो आपके लॉज होते हैं उनको हम कॉमन लॉज कहते हैं, ठीक है। सिविक लॉ, व्हाट इज सिविक लॉ? सिविक लॉ से मुराद क्या होता है
कि जो आपने डिटेल्ड लॉ बनाया हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक पूरा लॉ बना हुआ है कि हर चीज़ के हवाले से लॉ बना है, हर चीज़ के हवाले से क्लॉजेस लिखी हुई हैं, सेक्शंस बने हुए हैं, उनके सब सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। हम अक्सर बात करते हैं ना दफ़ा 302 सेक्शन 302 या उसका सब सेक्शन फलां, ठीक है। तो वो हर जगह हर चीज़ के हवाले से ना हर मतलब मसले के हवाले से लॉज बने हुए हैं, उनके सब सेक्शंस भी बने हुए हैं, ठीक है। तो जो डिटेल सेट आपने बनाया हुआ है कोड्स के हवाले से, क्लॉजेस के हवाले से, सेक्शंस के हवाले से, ठीक है, इसको हम सिविक लॉ कहते हैं, ठीक है, जो बनाया हुआ। जो लॉ लोग आप पढ़ते हैं, जो एलएलबी करते हैं, एलएलएम करते हैं, जो लोग वहाँ पढ़ रहे होते हैं, वो बेसिकली सिविक जो किताबें लिखी हुई हैं क्लॉजेस के हवाले से, ठीक है, सेक्शंस के हवाले से, वो सिविक लॉ होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है थ्योक्रेटिक लॉ। पीछे भी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था थ्योक्रेटिक का, ठीक है। ये बेसिकली आपका जो है रिलीजियस टीचिंग्स पे बेस कर रहा होता है। अगर आप इस्लाम को जैसे इस मज़हब को फॉलो कर लें, ठीक है, मज़हब के हवाले से जो है आप जो मज़हब ने चीज़ें बताई हैं, ठीक है, कानून बताया, लॉज बताए हैं, उनको फॉलो करते हुए आप जो है अगर कोई सिस्टम रूल्स बना रहे हैं, ठीक है, ये रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अमल दरामद करा रहे हैं इनका, ठीक है, तो उसको हम ऐसे लॉ को हम जो है वो थ्योक्रेटिक लॉ के जो शरई लिहाज से बातें हैं, जो शरई कानून है आपका। उसके बाद हाउ आर कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्स इन डिफरेंट लीगल सिस्टम्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स को किस तरह से इन्फोर्स किया जा सकता है लीगल सिस्टम में, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक लीगल बाइंडिंग होती है। जब आपने किसी बंदे के साथ कोई डीलिंग, तवज्जो के साथ सुनना आपने, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है, एक लीगल डीलिंग है, ठीक है। आपने अगर किसी बंदे के साथ कोई डीलिंग करनी है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये इसमें लीगल पॉइंट भी आ जाए, लीगली हम इस डीलिंग को कंफर्म करें, ठीक है, तो फिर आपको उस बंदे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको स्टाम्प पेपर पे जो है वो लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और दोनों की जो है वो साइन लेने पड़ेंगे, फिर जाके कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गुड्स की डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है चीज़ें परचेज कर रहे हैं या बेच रहे हैं, कोई इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं आप, या फिर आपने कोई भी किसी और चीज़ का लेन देन आपस में करना है, तो उसके हवाले से आप जो है अपनी कंडीशंस जो है वो सारी की सारी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख देंगे, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आपने कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, तो आपने उसके लिए एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई मुझे इतने महीनों में ये बिल्डिंग तैयार चाहिए, उसके लिए इतना पैसा दूंगा मैं, ठीक है, मटेरियल जो है सारा कुछ तुम्हारे सुपुर्द है, तुमने इसको 6 महीनों के अंदर मुझे बिल्डिंग खड़ी करके देनी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कितने पैसे दिए जाएंगे, इतने इतने टाइम बाद दिए जाएंगे, और इतने महीनों बाद जो है बिल्डिंग तैयार होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तैयार तो उसके बाद हम अपने पैसों में कटौती कर देंगे, हम फाइन डालेंगे आपको, आपने में टाइम पे बिल्डिंग अगर तैयार करके ना दी। अगर अगला बंदा इसको एक्सेप्ट कर लेता है स्टाम्प पेपर के ऊपर, फिर जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर देता है, क्योंकि यहाँ पे एक बंदे का राइट है, ठीक है, कि उसको बिल्डिंग चाहिए, उसको मतलब अपना तैयार जो प्रोजेक्ट तैयार चाहिए, और दूसरे बंदे की ऑब्लिगेशन है उसको उसका प्रोजेक्ट मुकम्मल करके दे, ठीक है। तो इस तरह से एक एग्जांपल मैंने आपको दी है, कोई भी चीज़, कोई भी लेन देन आपका हो सकता है, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल दे सकते हैं, ठीक है, उसमें लॉ इन्वॉल्व हो जाता है। और इस केस में अगर कोई बंदा अपने राइट्स या ऑब्लिगेशंस जो है वो अगर पूरी नहीं कर रहा कोई बंदा, तो फिर वो लॉ के सामने जवाबदेह होगा, कानून के सामने जवाबदेह होगा, उसको फिर जो है पेनल्टी पड़ेगी जिस सिस्टम के हवाले से जो मतलब तय शुदा थी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लॉ की हम बात करते हैं, ठीक है, इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बेसिक बात क्या होती है जी, ये बेसिकली इज द बॉडी ऑफ लॉ। लॉ की एक बॉडी है दैट गवर्न्स द कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अंडर द कॉमन लॉ सिस्टम। Contracts tend to be very detailed with the all contingencies spelled out, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ बेसिकली जब एक बॉडी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो मतलब उस पर अमल दरामद करवाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहलाता है आपका, ठीक है। अगर इसके साथ लॉ अटैच कर दिया ना आपने, मैंने कानून को आप ले आए, स्टाम्प पेपर आप दरम्यान में ले आए, ठीक है, दोनों के साइन हो गए, रजामंदी होगी, ठीक है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के मुताबिक जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो फिर लीगली उस पर इन्फोर्समेंट करवाई जाएगी, लीगली उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाएगी, ठीक है, उस लॉ का एक पार्ट बन जाएगा। अंडर कॉमन लॉ सिस्टम कहता है, कॉमन लॉ सिस्टम के मुताबिक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट टेंड टू बी वेरी डिटेल, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक डिटेल होना चाहिए, ठीक है, उसमें तमाम किस्म की तफसीलात लिखी होनी चाहिए, विद ऑल कॉन्टिजेंसीज स्पेल्ड आउट, ठीक है, और हर किस्म का जो इसमें मतलब नागहानी सूरत हाल या हादसा वगैरह हर किस्म की जो पॉसिबिलिटी है उसके अंदर लिखी होनी चाहिए, कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर फलां चीज़ फलां इवेंट हो गया तो क्या होगा, मतलब हर किस्म का हादसा नागानी सूरत हाल उसके अंदर आपको लिखनी है, ताकि अगर वो सिचुएशन आ जाए उसको फेस करें दोनों पार्टीज, तो उसमें हमने
जो है वो किस तरह से आगे चलना है। तो ये जो है वो कॉमन लॉ के मुताबिक होता है, इसमें तमाम चीज़ें लिखी जाती हैं और उसमें हर किस्म की हादसे को ज़िक्र किया जाता है, अगर उस सूरत हाल में फिर क्या किया जाएगा वो भी लिखा जाता है। तो प्रॉपर तरीके से ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो साइन होता है। उसके बाद अंडर अ सिविल लॉ सिस्टम के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट टेंड टू बी मच शॉर्टर। यहाँ पे कॉमन लॉ बता दिया, अभी हम पीछे टाइप्स पढ़ के आए हैं ना, कॉमन लॉ हमने पढ़ा था, जब जो पिछली ट्रेडिशंस के मुताबिक जो लॉ होता है वो कॉमन लॉ होता है। उसके बाद सिविक लॉ पढ़ा था हमने, जो कि लॉ की बुक्स में जो क्लॉजेस लिखी हैं, सेक्शंस लिखे हैं, उनके मुताबिक जो लॉ है वो सिविक लॉ है। अब सिविक लॉ में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट सा होता है। उस शॉर्ट से होने की वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बहुत सारी बातें जो है वो सेक्शंस में, क्लॉजेस में लिखी हुई हैं, तो आपको उन बातों को दोबारा से मतलब जो है कॉन्ट्रैक्ट में लिखने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड होती हैं, आप वहाँ पे जस्ट सेक्शंस का रेफरेंसेस दे सकते हैं। कॉमन लॉ में तो बेसिकली कोई बुक्स का हवाला नहीं था ना, वहाँ पे तो जस्ट ट्रेडिशंस थी। इस यहाँ पे ट्रेडिशंस थी, इसलिए आपने हर तफसील वहाँ पे लिखी और हर किस्म की इस हादसे के बारे में जिक्र किया। लेकिन सिविक लॉ चूँकि डिटेल्ड है, बुक्स में लिखा हुआ है, सेक्शंस अवेलेबल हैं, सब सेक्शंस अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सेक्शंस का रेफरेंस दे सकते हैं और ये शॉर्टर होता है, ठीक है, लेस स्पेसिफिक होता है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज जो है वो सिविल कोड्स में सेक्शंस में डिस्कस किए जा चुके होते हैं, वहाँ का रेफरेंस आप दे सकते हैं और उसको मुकम्मल कर सकते हैं। Whether many countries have ratified the United Nations Conventions on the Contract for International Sale of Goods. International Sale of Goods की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अब इसको फॉलो कर रही हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस को, विच इस्टेब्लिश अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल, जिसने एक सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं, यूनिफॉर्म सबके लिए सेम है, सर्टन एस्पेक्ट्स के हवाले से और परफॉर्मेंस के हवाले से, एवरीडे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से, या बायर्स एंड सेलर्स के हवाले के मामला के हवाले से, या जो बिज़नेस हैं, जो इंटरनेशनल बिज़नेस हैं या नेशनल बिज़नेस है, उनके हवाले से जो है वो तमाम किस्म के जो है उन्होंने यहाँ पे रूल्स डिफ़ाइन किए, यूनिफ़ॉर्म रूल्स हैं और मैनी कंट्रीज़ जो हैं वो इन्हीं के बनाए हुए जो रूल्स हैं उनको फ़ॉलो कर लेते हैं, ठीक है? तो आपके पास कितने तरीके जी, आप कॉमन लॉ के हवाले से भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, साइन कर सकते हैं, आप सिविल लॉ को फ़ॉलो करते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर सकते हैं, या फिर आप जो है मैनी कंट्रीज़ जो है वो जो इंटरनेशनल बिज़नेस का हिस्सा है उसको कर रही हैं, वो इस जो है ना यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन जो है कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, सेल ऑफ गुड्स के हवाले से, उसको फॉलो कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो तमाम किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो डिफाइन है, ठीक है, उनको फॉलो किया जा रहा है और उसके हवाले से सारे के सारे मामला जो है वो चलाए जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट जो है टुडेज टॉपिक। इफ एनी क्वेश्चन यू पीपल कैन आस्क नाउ। थैंक यू वेरी मच।